हेलो दोस्तों, मैं सिकिल सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में मोशन इन 2D पढ़ा था, मतलब टू डायमेंशन में किस तरह से मोशंस होते हैं। उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ चर्चा की और प्रोजेक्टाइल मोशन तक उसको पढ़ा। अब हम लोग ये समझते हैं अच्छे से कि लॉज ऑफ मोशन वी हेयर टॉकिंग अबाउट सम फोर्सेस कैसे काम करते हैं, न्यूटन्स लॉज में कैसे वैलिड होता है, ये सब बातें करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे अब लॉज ऑफ मोशन। गति के नियम। लॉज ऑफ मोशन या गति के नियम बहुत ध्यान से समझना है बच्चों इसमें, क्योंकि थोड़ा सा ये इनिशियली में शुरुआत में कुछ बच्चों को बोरिंग लग सकता है कि क्या चल रहा है, और कुछ बच्चों को लग सकता है हाँ ठीक है मज़ा आ रहा है। तो ज़रूरी ये है कि आप इस टॉपिक में जो शुरुआती पार्ट हैं उसको अच्छे से फील करते चलो, अच्छे से समझते चलो, ताकि आप आगे के क्वेश्चंस अच्छे से हैंडल कर सको। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक लॉज ऑफ मोशन में जो न्यूटन्स लॉ मोशंस हैं, कैसे फोर्सेस काम करते हैं, कैसे न्यूटन ने कुछ नियम्स दिए इनके लिए जो नेचर में वैलिड होते हैं, जिसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब ये है जिसमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं, उन्हें हम क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट कहते हैं। जिसमें हम नॉर्मल आसपास जो भी होते हुए देखते हैं, बॉल को फेंकना, जो धक्का मारना, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमने आम जिंदगी में हम जो देखते हैं उसमें हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं। फिर जब हम लोग बहुत छोटे पार्टिकल्स में हाई वेलोसिटीज़ में चले जाते हैं, मतलब रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन हम लोग बात करते हैं वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स तो आपको पढ़ना नहीं है, जो है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूटन्स एरा की, जब न्यूटन्स ने कुछ नियम दिए मोशंस को देखते हुए और फोर्सेस की बात की, कैसे फोर्सेस काम करते हैं यहाँ पर, तो उसकी जब बात की तो वहाँ पे हम लोगों को समझना है न्यूटन्स लॉ कैसे वैलिड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोर्स क्या है। जनरली जब हम लोग 9th में फोर्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि अगर किसी बॉडी पर आप पुश मतलब धक्का देना, खींच और पुश और पुल टू ए बॉडी, मतलब किसी वस्तु को पुश करना या फिर पुल करना ही फोर्स है। ही क्या है? फोर्स है। यानी और नॉर्मली अगर हम देखा जाए और समझा जाए, किसी बॉडी को आप धक्का दे रहे हो, जैसे मान लो अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, ठीक है, और आपने उसको ऐसे धक्का दिया तो ये मोशन में आई, तो हमने कहा हमने फोर्स लगाया। या फिर हमने इसको ऐसे खींचा तो मोशन में आई, तो हमने कहा फोर्स लगाया। या मान लो कोई चीज़ आपकी तरफ चला आ रहा है एंड आपने उसको रोकना चाहा तो पुश किया, रोकना चाहा तो भी आपने कहा वहाँ पे फोर्स लगाया। या फिर कोई भी चीज़ को, यानी पुश करना या पुल करना ही फोर्स है एक्चुअल में। जैसे अगर आप चल रहे हो तो ज़मीन पे जो आप पुश कर रहे हो, है ना, तो वो क्या फोर्स है। आप मान लो कि कोई रस्सी है, उसको खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, तो वो फोर्स लगा रहे हो। इसका मतलब फोर्स इज़ व्हाट? फोर्स इज़ जस्ट अ पुश एंड पुल टू अ बॉडी। आप किसी भी बॉडी पर किसी बॉडी को धक्का दो या फिर खींचो, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। जनरल टॉक में हम लोग ये कहते हैं कि फोर्स क्या है? पुश या पुल करना ही फोर्स है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि एक्सीलरेशन चेंज होगा, फोर्स कैसे लगेगा, ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। बट बेसिक क्या है? बेसिक है कि किसी बॉडी को हम अगर फोर्स कर रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कब लगेगा? पुश करना या पुल करना ही फोर्स है। मतलब आपने कॉज दिया, उस पर इफेक्ट क्या हुआ? वो चलने लगी, तो इफेक्ट है वो। बट कैसे वो उत्पन्न हुआ? कॉज क्या है, उसका कारण क्या है? तो आपने पुश किया या पुल किया, दैट इज फोर्स। कॉज के बाद जो इफेक्ट है, एक्सीलरेशन हो रहा है, भाग रही है, दैट इज मोशन का पार्ट। कॉज क्या है उसका? पुश और पुल, एंड दैट इज फोर्स। फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज अ पुश एंड पुल टू अ बॉडी। नॉर्मल हम लोग जानते हैं, आगे भी बात करेंगे। फोर्स का यूनिट जो होती है, यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन। सब लोग जानते हैं न्यूटन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बार बार एन से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एन से लिखेंगे। इसको हम लोग इसकी कौन सी यूनिट कहते हैं? एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट कहते हैं? एसआई यूनिट। और अगर डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ेंगे, अभी पढ़ भी चुके हैं पहले,
तो mLT-2 फोर्स का यूनिट जी क्या होती है, mLT-2, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस। अच्छा, CGS जो यूनिट होती है, एक पढ़े होगे आप, CGS यूनिट क्या होती है, डाइन। क्या होती है मित्र बच्चों, डाइन। 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10⁵ डाइन। ये बेसिक्स है, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना। तो यूनिट क्या है, न्यूटन है, डायमेंशनल फॉर्मूला है mLT-2, CGS यूनिट है डाइन, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन, ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स बेसिकली कितने तरह, देखिए याद करो, हम लोग जब शुरुआत चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि दे आर, जो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कितने तरह के फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग ने कहा कि फोर्स बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। हमने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। फिर हम लोग ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हमने कहा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, दिस इज विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। और तीसरा हम लोग ने कहा वीक फोर्स यानी छद्म बल, है ना। और चौथा कहा स्ट्रॉन्ग फोर्स, या इसको हम लोग और क्या कह देते हैं, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। ये दोनों के दोनों फोर्स नाभिक में लगते हैं। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, प्रोटॉन, ये आप लोग 12th में पढ़ोगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, वहाँ वीक फोर्सेस इन्वॉल्व होता है। न्यूक्लियर फोर्सेस में भी ये फोर्स इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली हम लोग ये भी 12th में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, कूलॉम्स लॉ एंड ये सब। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी आप पढ़ोगे लास्ट में चैप्टर के, इस बुक के। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, अच्छा, जितनी चीज़ों में हम जान रहे हैं, अच्छा, इसको हम लोग ने महसूस किया है, इसको हम लोग ने महसूस किया है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जाहिर सी बात है आपने छोड़ा, नीचे आ रही है। ये क्यों आ रही है नीचे, क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच रहा है। यानी हर एक बॉडी में एक ग्रेविटी होती है, एक बल होता है जो उसको अपनी केंद्र की ओर, एक सेंटर की ओर खींचती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या तो चार्जेस के कारण होते हैं, Q1 Q2 चार्जेस कुछ दूरी पे रखे हों तो एक दूसरे को खींचते हैं, या फिर मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वहाँ जो फोर्सेस लगते हैं वो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पार्ट होते हैं। जब चार्जेस मोशन में आते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये सब चीज़ें आप पढ़े हो 10th में। तो ये 4 प्रकार के बेसिक्स फोर्सेस होते हैं। लेकिन हम लोग जैसे जानते हैं, इसको मैं बता रहा हूँ, समझते हैं बेसिकली। लेकिन हम लोग देखें अगर अपने आम जीवन में, तो हम लोग इन चारों को हमने बेसिकली, अभी आप समझना चाहिए, समझ में आएगा। हम लोग 2 तरह की फोर्सेस को महसूस कर पाते हैं। जैसे एक फोर्सेस होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी जब हम किसी फोर्स को, किसी बल को छू के जब हम बल लगाते हैं, जैसे हमने इसको करा, इसको मोशन में लाना है तो इसको छूना पड़ेगा, तभी ये मोशन में आएगा। तो हमने कहा ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब ये छुएंगे तभी मोशन में आ रहा है, दिस देयरफॉर इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, अगर कोई मोशन नॉन कॉन्टैक्ट कैसे होंगे, जो जैसे इसको हम लोग फील्ड फोर्स भी कहते हैं, यानी क्षेत्र बल। फील्ड फोर्स यानी क्षेत्र बल। फील्ड फोर्स किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फील्ड फोर्स, इज ए क्षेत्र बल। आपको पता है कि भैया ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, ये हम खड़े हैं, मान लो उस पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पे खड़े हैं। अच्छा, इसके और इस पृथ्वी के बीच में क्या कोई छू रहा है एक दूसरे को, नहीं छू रहा है। बिना छुए भी पृथ्वी जो है इसको अपनी ओर खींच ले रही है, ऐसा महसूस होता है। जैसे ये चौक है, ये चौक और ये पृथ्वी ज़मीन, इसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी जब हम छोड़ रहे हैं तो ये इसकी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये इसकी तरफ खींच रहा है, इसका मतलब ये पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही है, यानी एक बल लगा रही है, लेकिन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फील्ड फोर्स। तो हम कहते हैं पृथ्वी अपने, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे, अर्थ अपने चारों ओर एक फील्ड बना रहा है, इस फील्ड में जैसे ये ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो उसकी ओर खींच रहा है, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड
फील्ड फोर्स, ऐसा समझ में आ रहा है, और कांटेक्ट फोर्स। तो बेसिकली दो तरह के फोर्सेस हम लोग महसूस करते हैं अपने चारों ओर। एक कांटेक्ट फोर्स जो हम छू करके किसी चीज़ को खींचते हैं या फिर वैसे करते हैं। चुंबक, अगर चुंबक एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल रखा है, एक दूसरे की तरफ रखे तो खिंच जाएगा, नॉर्थ रखे तो दूर भागेगा। तो ये भी इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब वो भी कैसा फोर्स है, फील्ड फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स वैसे फोर्स जिसको हम लोग छू करके बल लगाएं, जिसको छू करके गति कराएं। ऐसे छू दे तो माने इसको ऐसे छू रहे हैं तो ये हिल रहा है, तो ये कांटेक्ट फोर्स हुआ। अच्छा, वास्तव में अगर हम लोग देखें तो कहोगे सर अब इसमें जब कांटेक्ट फोर्स में हम लोग देखेंगे तो फ्रिक्शंस देखेंगे, टेंशन देखेंगे, नॉर्मल फोर्स देखेंगे, तो ये सब चीज़ें हम लोग कांटेक्ट फोर्स में पार्ट आएंगी। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से समझें तो कांटेक्ट फोर्स बेसिकली कांटेक्ट जैसा कुछ होता नहीं। जैसे अगर आप समझो कि मान लो हम इसको अपनी ओर पे ऐसे पुश कर रहे हैं तो ये खिंच दब रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे हाथ के मॉलिक्यूल्स और मेरे इस उंगली के मॉलिक्यूल एक दूसरे के एटम एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये फोर्स कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे। जैसे सपोज करो कि जैसे मेरा एक ये हाथ उंगली है और ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो ये एकदम जब इसके करीब आ रहा है तो इसके एटम और इसके एटम एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। जैसे हम इसको जब दबा रहे हैं तो ये एटम इसको इधर दबा रहा है, तो आपका जो ये वाला एटम है, जो इस हाथ का एटम है, वो इसको इधर दबा रहा है, तो हमको महसूस हो रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कभी दो एटम एक दूसरे से एकदम टच हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो वास्तव में कांटेक्ट जैसा कोई फोर्स होता ही नहीं। हम कह रहे हैं कि हम इसको छू करके बल लगा रहे हैं, लेकिन छू नहीं पा रहे हैं हम इसे। वास्तव में इस उंगली के जो एटम्स हैं और जो हाथ के जो एटम्स हैं वो दोनों एक दूसरे को दबा जरूर रहे हैं, लेकिन एटम दबा रहे हैं। तो ये कुछ दूरी पर ही दोनों एक दूसरे को बल लगा देंगे, बहुत दूरी कम होगी, वो -10⁻⁻15 कुछ भी हो सकती है, बट छू नहीं पाएंगे। और उससे पहले ही लग रहा है छू रहा है, बट उनके बीच में अभी भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर हम लोग बहुत माइक्रो लेवल पर देखेंगे तो वास्तव में कांटेक्ट फोर्स जैसा कुछ होता नहीं, बट हम लोग कह देते हैं कि हाँ दो तरह के फोर्सेस है, कांटेक्ट यानी छू करके जो लगा रहे हैं, नॉन कांटेक्ट जिसको फील्ड फोर्स कह रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? हमने सीख लिया कि पुश और पुल इज कॉल्ड टू ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। यूनिट होती है न्यूटन, डाइन भी यूनिट होती है, डाइन CGS यूनिट है। और हम लोगों ने क्या डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2। हमने कहा कि बेसिकली हम लोग दुनिया में कितने तरह के फोर्सेज इन्वॉल्व हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो कांटेक्ट फोर्स है, जैसे हम लोग कहें रस्सी से हमने इसको बांधा, मान लो ये पंखा ऐसे टंग रहा है तो रस्सी इसको छू रही है ना, तो यहाँ पे टेंशन कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन वास्तव में इसके एटम और इसके एटम एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पार्ट है, विद्युत चुंबकीय बल का पार्ट है। इसी तरह इसका मतलब है दुनिया में ये चार प्रकार के फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय बल, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये चार ही प्रकार के बल होते हैं। कांटेक्ट फोर्स इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यू कैन से, मतलब एक विद्युत चुंबकीय बल का ही एक पार्ट है कांटेक्ट फोर्स। वास्तव में समझ में आ रहा है? तो इसलिए फोर्स जो है बेसिकली फोर्स दो ही तरह के होते हैं, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट हम कह रहे हैं, बट कांटेक्ट फोर्स इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुंबकीय फोर्स, ये विद्युत चुंबकीय बल का ही एक पार्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है एकदम? तो ये हम लोग ने समझ लिया कि कांटेक्ट फोर्स क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है। ठीक है बेटा में। तो अब हम लोग ये समझ लिए कि जब फोर्सेस ऐसे होते हैं, फोर्सेस को हम जब पुश करें या पुल करें तो फोर्स का काम करेंगे, है ना। तो न्यूटन ने इन्हीं फोर्स के बारे में कुछ चीज़ें समझी और उसी को समझते हुए कुछ उसके बेस पर नियम दिए कि हाँ दुनिया में इस नियम पर ये फोर्स काम करता है, जो हम अपने आम जीवन में होते हुए देखते हैं। तो न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सब लोगों को स्टेटमेंट पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब रुकी हुई है। अच्छा, रुकी होने का मतलब है कि हम अर्थ पे बैठ के देखें। अभी हम सपोज करेंगे कि हम अर्थ पे बैठे हैं, कहाँ पे बैठे? अर्थ पे बैठे हैं और अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना।
हम ये समझ के चलेंगे वास्तव में। ट्रेन में भी हम बैठे हैं तो वहाँ भी ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, तो वहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो रुका है। लेकिन अभी हम ये समझ के चलते हैं कि रेस्ट की जब बात कर रहे हैं तो अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। मान लो हम खड़े हैं तो हम रुके हैं, सपोज करो रुके हैं। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो न्यूटन ये कहते हैं तो वो रेस्ट में बनी रहेगी, मतलब उसको रेस्ट से कोई डिगा नहीं सकता अगर उस पे कोई फोर्स ना लगे। यानी अगर हम उस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो अगर वो रेस्ट में है यानी रुकी हुई है कहीं पर, तो वो अपनी रुके होने को यानी रेस्ट में बने होने को बनाए रखेगी। दिस इज कॉल्ड रेस्ट। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी इसको समझना जरूरी है, कांस्टेंट वेलोसिटी इसको कहीं कहीं बुक्स में यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह देते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एक समान वेग, एक समान वेग। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एक समान वेग से चल रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की ना तो वेलोसिटी बदले, यानी अगर मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो वो 5 मीटर पर सेकंड से ही जाता रहे, और ना तो डायरेक्शन बदले, डायरेक्शन भी ना बदले, यानी अगर इधर जा रहा है तो वो इधर ही जाता रहे, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, बिना डायरेक्शन बदले और बिना मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बदले। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना मैग्नीट्यूड और परिमाण नहीं बदल रहा है, डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है, तो हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती तो डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड या दोनों में से कोई तो बदलता। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या एक समान वेग है, तो दोनों में से कोई भी नहीं बदले। तो न्यूटन क्या कहते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती रहेगी। यानी अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो 5 मीटर पर सेकंड से जाती रहेगी, अपने ना डायरेक्शन बदलेगी, ना वेलोसिटी, ना मैग्नीट्यूड बदलेगी यानी परिमाण बदलेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे, आगे समझाएंगे, तो हमें सिस्टम को समझना होता है कि हम सिस्टम किसको मान रहे हैं। अभी धीरे धीरे समझोगे, परेशान मत होना, बहुत ज़्यादा टर्म्स को नहीं घुसेड़ रहा है इसलिए। निकाय को वो आप लोग बाद में, सिस्टम आप कुछ भी मान सकते हो। तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं? अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो बॉडी की रेस्ट में है तो रेस्ट से चल सकती है, और अगर चल रही है तो रुक सकती है, या अपना वेलोसिटी बढ़ा सकती है, या डायरेक्शन बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर ये नहीं लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो जैसे अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये नेट फोर्स है, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स सर क्या मतलब है सर? ये तो समझ में नहीं आ रहा। टोटल फोर्स है ये रिजल्टेंट यानी परिणामी बल है। कौन सा बल है ये? रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल, या इसको बोल देते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अगर रिजल्टेंट फोर्स यानी टोटल बल, टोटल बल का मतलब पहले समझ लो। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक बल लगा इधर 10 न्यूटन का, इधर एक बल लगा 5 न्यूटन का, तो टोटल फोर्स क्या है? तो टोटल फोर्स 10 इधर 5 इधर, तो टोटल हुआ 10 - 5 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ गया 5। तो टोटल फोर्स 0 है क्या? नहीं है। हमको ये समझना है कि टोटल फोर्स 0 होना नहीं चाहिए। अगर टोटल फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी का एक्सीलरेशन भी 0 नहीं होगा।
यानी अगर बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स F लग रहा है, जीरो नहीं है, तो बॉडी एक्सिलरेट होगी। यानी अगर रुकी है, जीरो वेलोसिटी है, तो जीरो से चलना शुरू कर देगी, भागना शुरू कर देगी। अगर भाग रही है बहुत तेज, और तेज भी भाग सकती है या धीमी भी हो सकती है। सही, ये बात तो एकदम समझ में आ रही है। इसका मतलब है कि अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो हमने क्या समझा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी, और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती रहेगी, एक समान वेग से मोशन करती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अच्छा, ये एक्सटर्नल फोर्स कहना गलत है। एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स या एक्सटर्नल यानी बाह्य परिणामी बल ना लगाया जाए। यानी एक्सटर्नल, ये F एक सिंगल फोर्स नहीं है। हो सकता है भाई हम कहें, मान लो एक बॉडी है, इस पर 10 न्यूटन लगे, इस पर 10 न्यूटन लगे, तो क्या बताओ बॉडी कहीं जाएगी? जैसे मान लो एक बॉडी पे इधर भी बल लगाओ, इधर भी बल लगाओ, ऐसे बराबर, तो कहीं नहीं जा रही। लग तो रहा है ना बल, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स क्या है? जीरो। तो बॉडी क्या कहीं भाग रही है? नहीं भाग रही, यानी एक्सीलरेशन जीरो। रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी। और अगर भाग रही होती और तब रिजल्टेंट जीरो हो जाता तो उसी वेलोसिटी से चलती रहती। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा, तो ये बात है ना? ये समझ में आ रहा है अच्छे से? तो फोर्स, अगर रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, और अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। यानी बॉडी में कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात है। अच्छा, इससे बात हमको समझ में आ रही है कि नोट करते चलना। इसके बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि इसका मतलब है सारा खेल जो है, मतलब मोशन में है तो मोशन में बने रहने का है, और रेस्ट में है तो रेस्ट में बने रहने का, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अच्छा, बात ये है कि अब इसमें दो टर्म आप पढ़ते हो। एक होता है इनर्शियल फ्रेम। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ोगे आप इसमें। इसमें एक दो चीज़ और बता दें। चलो पहले इसी को ख़त्म कर देते हैं, फिर हम लोग इस इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आते हैं। अच्छा, हम लोगों ने कहा कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी। इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ क्या बोलते हैं? इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहते हैं क्योंकि इनर्शिया का बेसिक मतलब क्या है? इनर्शिया मतलब, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व का बेसिक मतलब क्या है? जड़त्व का मतलब अपनी जड़ को बनाए रखना, अपनी स्थिति को बनाए रखना, दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया का बेसिक मतलब क्या है? कि अपने जड़त्व को बनाए रखना, यानी अपनी स्थिति, जड़ मतलब अपनी स्थिति में कितना जड़ है, रुका हुआ, अपने बनाए रखे है। तो यानी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, किसी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो बिना डायरेक्शन में बदले उसी मैग्नीट्यूड से, उसी परिमाण से मोशन करता रहेगा, यानी अपनी जड़त्व को बनाए रखेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यही तो है फर्स्ट लॉ, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया इसीलिए कहते हैं। अच्छा, किसी में जड़त्व यानी इनर्शिया कितना है, ये जैसे अगर हम आपसे कहें कि मान लो ये चौक है, हल्की सी चीज़ है ना, और इसको मोशन में लाना है तो आराम से हल्का सा लगाया, मोशन में आ गया। हम क्या बताओ, इस बोर्ड को मोशन में लाना है तो बहुत बल लगाना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब है कि जो किसी भी बॉडी को जो रेस्ट में है, जैसे मान लो ये एक छोटी सी चीज़ है, मान लो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, और ये मान लो कोई बस है, ऐसी बड़ी सी बस भी खड़ी है, ये ऑब्जेक्ट भी खड़ा है, ऐसा इसको मोशन में लाना है और इसको मोशन में लाना है। किसको आसानी से मोशन में ले आओगे? सभी बच्चे कहेंगे भैया सर इसको ले आएंगे, आराम से छोटा सा बल लगाएंगे, मोशन में आ जाएगा। सर ये रुका है, इसको चलाना है तो इसमें बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा, तब ये मोशन में आएगा सर। इसका मतलब है, हम कहेंगे इसका मतलब है सर इसमें इनर्शिया कम है और इसमें इनर्शिया कम है और इसमें इनर्शिया ज़्यादा है।
इसमें क्योंकि अपनी स्थिति को बनाए रखने का गुण ज़्यादा है, इसमें अपनी स्थिति को बनाए रखने का गुण कम है। इसमें इनर्शिया ज़्यादा है, इसमें इनर्शिया कम है। इसका मतलब है इनर्शिया डिपेंड किस पे कर रहा है बताओ? इनर्शिया डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट के मास पर, यानी द्रव्यमान पर। जितना बड़ा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया प्रॉपर्टी, उतना अपनी स्थिति को बनाए। अब सोचो ये छोटे से ऑब्जेक्ट अगर आपकी तरफ चला आ रहा हो और आप खड़े हो, कहो इसको रोको, तो आराम से रोक लोगे बल लगा के। लेकिन बस चली आ रही हो तो बताओ, हम कहें रोको इसको, तो ख़त्म हो जाओगे। इसका मतलब है इसको रोकना बहुत कठिन है। यानी अगर ये किसी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो इसको मोशन में लाना, इसको रोकना बहुत कठिन है। इसको रोकना आसान है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, कम है, इसमें इनर्शिया गुण कम है, इसलिए इसको मोशन से रोकना आसान है। इसको मोशन से रोकना कठिन है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसमें इनर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा है, इसमें इनर्शिया ज़्यादा है। इसका मतलब सर इन सब डिस्कशन से हमको ये पता चल रहा है कि जो इनर्शिया है ना सर, किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है वो उसके मास के प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितना अधिक मास होगा ऑब्जेक्ट में, उसमें इनर्शिया प्रॉपर्टी यानी जड़त्व का गुण उसमें उतना अधिक होगा। इनर्शिया इज टोटली प्रोपोर्शनल टू मास। मास जितना ज़्यादा होगा उसमें इनर्शियल प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया मीन्स किसमें कितना जड़त्व। इनर्शिया मीन्स अपनी स्थिति को बनाए रखने का गुण। इनर्शिया मीन्स अपनी स्टेट ऑफ पोजीशन को बनाए रखने की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। देयरफॉर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रहे हो ये डिपेंड कर रहा है उसके इनर्शियल प्रॉपर्टी यानी उसके मास पर। रेस्ट में है तो रेस्ट में बने रहने का गुण, कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहने का गुण, ये डिपेंड कर रहा है कितना उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। और एक्सटर्नल फोर्स डिपेंड करेगा कि कितना उसका इनर्शियल प्रॉपर्टी है। यानी जितना अधिक मास होगा उसमें इनर्शिया गुण यानी जड़त्व का गुण उतना अधिक होगा। जितनी अधिक इनर्शिया होगी उसका मास, उसको मोशन में लाना या मोशन है तो रोकना उतना ही कठिन होगा। समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर? बोलो। तो हम लोगों ने एक चीज़ समझ लिया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाई वी कॉल इट एज ए लॉ ऑफ इनर्शिया, व्हाई वी कॉल इट, एंड व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट इज जड़त्व। जड़त्व मीन्स अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन को बनाए रखने की जो प्रॉपर्टी है, बनाए रखने का जो गुण है, दैट इज इनर्शिया। एंड इनर्शिया इज डिपेंड ऑन टोटली ऑन मास। इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। बोलो, एकदम समझ में आ गया? अब हम लोग ये समझेंगे कि इनर्शिया समझ में आ गया। अब इनर्शिया को ही हम लोग अब इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी उसी प्रकार से बांट देते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब ये टर्म आएगा तो बहुत बच्चे इससे डर जाते हैं, सर ये अब ये सब क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब ये सब क्या आ रहा है। इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम, निर्देश फ्रेम से घबराना नहीं है। पहली बात, निर्देश फ्रेम में जैसे हम लोग नॉर्मली जब बुक में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट जो होंगे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पे, मान लो मूल बिंदु पे कोई को आप बैठा दो, ऐसे बैठा दो, है ना, तो ऐसे बैठा दो तो ये ओरिजिन पे बैठा है और ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे तो हम एक्स वाई और जेड, पूरी दुनिया हमें एक्स वाई जेड में ही दिखती है, तो इसलिए हम एक्स वाई जेड में बांट देते हैं जनरली। और ये ऑब्जर्वर इस ओरिजिन पे बैठा है, सपोज करो, तो ये एक ऑब्जर्वर है जो इस निर्देश फ्रेम, तो निर्देश फ्रेम कुछ नहीं है। निर्देश फ्रेम बस आप ऐसे समझो कि कोई देख रहा है, जैसे हम ऑब्जर्वर हैं और मान लो कि जैसे मान लो हम यहाँ खड़े हैं तो हम एक निर्देश फ्रेम हो गए। मान लो बस है, बस में कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो ये भी एक निर्देश फ्रेम है। इसी तरह से हर एक चीज़ निर्देश फ्रेम है जिसमें कोई एक ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, जो किसी चीज़ के मोशन को देख रहा है। अब सपोज करो ये भी देख रहा है, ऊपर कहीं हेलीकॉप्टर या कोई मान लो प्लेन ऐसे जा रहा है,
तो ये भी देख रहा है इसको, ये भी देख रहा है, तो दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। दोनों अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दोनों निर्देश फ्रेम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मित्रों? निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम कुछ नहीं, देखने वाला। अब ये सोचो, ये XYZ कोऑर्डिनेट बनाएगा, ये भी XYZ कोऑर्डिनेट बनाएगा, दोनों देखेंगे ना इसके मोशंस को, तो दोनों XYZ कोऑर्डिनेट बनाएंगे, XYZ XYZ। तो ये भी एक निर्देश फ्रेम, ये भी, इसको हमने कह दिया एक A निर्देश फ्रेम, इसको हमने बोल दिया B निर्देश फ्रेम। हाँ, हम ये कहेंगे A निर्देश फ्रेम जो है वो रेस्ट में है, रुका हुआ है, B निर्देश फ्रेम मोशन कर रहा है, भाग रहा है। अब कैसे मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हम लोग आगे धीरे डिस्कस करेंगे। बट निर्देश फ्रेम क्या है? निर्देश फ्रेम कुछ नहीं, एक XYZ कोऑर्डिनेट का एक सिस्टम है, एक निकाय है, जिसके ओरिजिन पे एक ऑब्जर्वर यानी एक देखने वाला बैठ जाता है। उस पूरे सिस्टम को हम निर्देश फ्रेम कहते हैं, जो किसी पार्टिकल के मोशन को, उस कैसे मोशन कर रहा है, कितनी वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है, कहाँ है, ये सब चीज़ जब वो ऑब्जर्व करेगा तो हम कहेंगे ये एक निर्देश फ्रेम है जो इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ये एक निर्देश फ्रेम है जो इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ये एक निर्देश फ्रेम है जो इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये कहलाएगा निर्देश फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। ये रेस्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मोशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब उसके मोशन के आधार पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम कभी रुके भी हो सकते हैं, हम कभी चल भी सकते हैं, और हम अपनी वेलोसिटी को बढ़ा भी सकते हैं, यानी निर्देश फ्रेम। और हम घूम भी सकते हैं, हम अपनी जगह पे घूम भी सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि मान लो हम रुके हैं कहीं पर, तो ये एक निर्देश फ्रेम ये हो सकता है। अगर मान लो एक ऑब्जर्वर ऐसे करके 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो एक निर्देश फ्रेम ये भी हो सकता है। मान लो एक ऑब्जर्वर है, ये ऐसी जगह पर है जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जा रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये भी एक निर्देश फ्रेम है। या मान लो आप कोई ऐसी जगह पर हो, एक गेम आता है ना ऐसा टाइप का जो राउंड करता है इसके, और यहाँ पे आप बैठ गए, तो आप एक घूमने वाले निर्देश फ्रेम, और आप ऑब्जर्व कर रहे हो। निर्देश फ्रेम तो कैसा भी हो सकता है ना, रुका भी हो सकता है, भाग भी सकता है, एक्सीलरेटेड यानी त्वरित भी हो सकता है, और घूम भी सकता है। तो ये सब एक निर्देश फ्रेम है। अब निर्देश फ्रेम इन्हीं के आधार पर कि ऑब्जर्वर कैसे है, कहाँ पर है, उसके आधार पर हमने 2 पार्ट में बांटा निर्देश फ्रेम को। कितने पार्ट में बांटा मित्रों? 2 पार्ट। समझ में आया एकदम क्लियर कट। निर्देश फ्रेम कैसा भी हो सकता है, कहीं भी बैठ के ऑब्जर्व कर सकता है, वो बैठ कर भी ऑब्जर्व कर सकता है, चल के भी ऑब्जर्व कर सकता है, एक्सेलरेटेड भी हो सकता है, त्वरित भी हो सकता है, और घूम भी सकता है। घूमने वाली किसी चीज़ पे बैठा है और फिर वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो निर्देश फ्रेम किसी भी तरह का हो सकता है। किसी भी तरह के होने को ही हमने 2 पार्ट में बांटा निर्देश फ्रेम को। हमने एक फ्रेम को बोला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने क्या कहा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। अब हमने क्या कहा? निर्देश फ्रेम इनर्शिया कब होगा, इनर्शियल निर्देश फ्रेम कब बोलेंगे। सबसे पहले बुक्स में देखो क्या लिखा रहता है कि हम इनर्शियल फ्रेम या जड़त्वीय निर्देश फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहेंगे जब हमारा ऑब्जर्वर या तो रुका हो या तो चल रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब हम उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और ध्यान से सुनना एकदम जो हम बोल रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के सभी लॉ, यानी अगर किसी बॉडी रुकी दिख रही है आपको और एक्सीलरेटेड दिख रही है, तो हर फ्रेम में आपको वो उसी एक्सीलरेशन से ही दिखेगी। हाँ, वेलोसिटी अलग अलग हो सकते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा, वेलोसिटी अलग अलग हो सकते हैं। बट अगर हम कहें इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हर फ्रेम में बैठा हुआ व्यक्ति उस पर 5 ही न्यूटन का फोर्स देखेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बस में जा रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से बस मोशन कर रही है और वो किसी बाहर में अगर किसी बॉडी के मोशन को देख रहा है तो वो ये नहीं कहेगा कि उस पर 5 न्यूटन का फोर्स नहीं लग रहा है। अगर रुके हुए व्यक्ति को भी 5 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है तो बाहर वाले व्यक्ति, उस मोशन वाले व्यक्ति को भी 5 ही न्यूटन का दिखेगा, यानी न्यूटन्स के सभी लॉ। अगर आप बल लगा रहे हो तो भागेगी तो वो उस फ्रेम में भी आपको दिखेगा। कहने का मतलब क्या है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में
फ्रेम क्या हो सकता है? फ्रेम कहीं रुका हुआ भी हो सकता है, यानी ऑब्जर्वर कहीं रुका हुआ भी हो सकता है, या अगर ऑब्जर्वर रुका नहीं है तो जरूरी ये है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करे। कैसे मोशन करे? कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा, तब हम कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करें, यानी अगर ये किसी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से ही जाता रहे, तब हम कहेंगे कि ये भी फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसमें भी न्यूटन्स के सभी लॉ वैलिड होंगे, इसमें भी न्यूटन्स के सभी लॉ वैलिड होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा कहने का मतलब ये है कि निर्देश फ्रेम अगर रेस्ट में है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो, तो ये दोनों के दोनों फ्रेम, दोनों के दोनों ऑब्जर्वर कैसे कहलाएंगे? कैसे कहलाएंगे? दोनों के दोनों फ्रेम या ऑब्जर्वर कैसे कहलाएंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जड़त्वीय फ्रेम ऑफ निर्देश फ्रेम। पहले हम लोग समझते हैं अच्छे से। मान लो इसको मिटा देते, फिर से करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप लिख लोगे अपने शब्दों में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहेंगे या तो ऑब्जर्वर या देखने वाला रुका हो, या तो मोशन कैसे कर रहा हो? कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो। दोनों ही ऑब्जर्वर या दोनों ही निर्देश फ्रेम कैसे निर्देश फ्रेम कहलाएंगे? जड़त्वीय निर्देश फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगे। मान लो कि ये कोई चिड़िया है, मान लो ये चिड़िया है, ये चिड़िया 5 मीटर पर सेकंड से उड़ रही है, सपोज करो, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। ध्यान से समझना, एकदम अच्छे से समझना है। ऑब्जर्वर देख रहा है, खड़ा है, ज़मीन पर खड़ा है, ज़मीन पर ऐसे खड़ा है और देख रहा है। तो क्या देखेगा ये? तो ये देखेगा कि ये 5 मीटर, इस ऑब्जर्वर के लिए, हम ऑब्जर्वर के लिए VA के लिए अगर हम कहें तो ये इसको 5 मीटर पर सेकंड से, हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़े हैं, वही चीज़ है। मान लो कि एक बस है या कोई गाड़ी है, बैलगाड़ी है, जो भी है, वो भी आगे 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और इसके अंदर एक ऑब्जर्वर बैठा है, तो ये ऑब्जर्वर भी 5 मीटर पर सेकंड से ही आगे जा रहा होगा। अब इस फ्रेम के लिए वेलोसिटी ऑफ, इसको आप चिड़िया मान लो, चिड़िया है ना, वेलोसिटी ऑफ चिड़िया विथ रिस्पेक्ट टू B, या वेलोसिटी ऑफ, यहाँ भी वही था, वेलोसिटी ऑफ चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू B इज वेलोसिटी ऑफ चिड़िया माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ऐसे करते तो वेलोसिटी ऑफ चिड़िया क्या है? 5, और वेलोसिटी ऑफ B भी 5, तो 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि इस फ्रेम में आपको ये रेस्ट में, भाई जैसे गाड़ी ये 5 मीटर पर चल रही है, बगल में चिड़िया भी 5 मीटर से उड़ रही है, तो आपके साथ साथ चलेगी ना जैसे जैसे आप आगे जाओगे। तो जाहिर सी बात है आपके लिए चिड़िया क्या दिखेगी? रेस्ट में दिखेगी, रेस्ट में दिखेगी। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि अगर कोई इनर्शियल फ्रेम है, यानी ये कैसा फ्रेम है, XYZ बनाओगे तो ये भी इनर्शियल फ्रेम है, ये भी इनर्शियल फ्रेम है। दोनों इनर्शियल फ्रेम के लिए वेलोसिटी अलग अलग है। इसका मतलब है हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर कोई इनर्शियल फ्रेम है, अगर कोई इनर्शियल फ्रेम है, तो इनर्शियल फ्रेम के लिए वेलोसिटी बदलती है। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रेम, डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन फ्रेम। यानी अगर अलग अलग तरह के फ्रेम होंगे तो वेलोसिटी अलग अलग होगी। यानी इनर्शियल फ्रेम जो हो, अगर कोई इनर्शियल फ्रेम्स हैं तो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है फ्रेम पर। मेरी बात समझ में आ रही है एकदम? ये बात समझ में आ रही है? मतलब हम ये क्या सिखाना अभी क्या सिखाया हम आपको कि अगर इनर्शियल फ्रेम है, चाहे रुका हो चाहे मोशन में हो, तो कोई बॉडी को अगर देख रहा है, चिड़िया उड़ते हुए देख रहा है, तो दोनों के लिए उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। इसका मतलब है जो वेलोसिटी ऑफ चिड़िया है, चिड़िया की जो वेलोसिटी है वो फ्रेम पर डिपेंड करेगी, और दोनों के दोनों इनर्शियल फ्रेम है। बात ये है क्योंकि दोनों कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है एक रेस्ट है, तो रेस्ट हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करे, दोनों इनर्शियल फ्रेम है। हम इनर्शियल क्यों कह रहे हैं आपको समझने वाली बात है, वेलोसिटी से मतलब नहीं है, हमको तो मेन फोर्स समझना है। कि मान लो अगर कोई भी चिड़िया है या कोई भी है, मान लो ऐसे चिड़िया है और ये A एक्सीलरेशन से मोशन कर रही है। कितने एक्सीलरेशन से? A एक्सीलरेशन से। और मान लो ये बॉडी कोई रेस्ट में है, रेस्ट में, तो ये इसको, इस पे ये देखेगा इसको, मान लो इसका मास m है, तो इस पर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इस पर एक फोर्स देखेगा F बराबर m है,
देखिएगा एक्सेलरेशन ए रहेगा। मान लो यही चीज़ हम यहाँ देखें, ध्यान समझना, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है। ये मान लो ए फ्रेम है, ये बी फ्रेम है और ये कोई सी चिड़िया है। तो अगर हम कहें एक्सेलरेशन ऑफ चिड़िया विथ रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम कितना है, ए है कि नहीं। और अगर हम कहें एक्सेलरेशन ऑफ चिड़िया विथ रिस्पेक्ट टू बी फ्रेम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ चिड़िया विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो, एक्सेलरेशन ऑफ चिड़िया विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हम बी फ्रेम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ चिड़िया विथ रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ चिड़िया विथ रिस्पेक्ट टू बी फ्रेम, मतलब ये देख रहा है इसको इतने से, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम, मतलब बी का एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में। अगर हम आपसे कहें बताओ बी का एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में क्या है, तो बी क्या 5 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, ए के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ए के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ये तो 0 हो गया। यानी एक्सेलरेशन ऑफ चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड दोनों ए ही है। इसका मतलब दोनों ऑब्जर्वर के लिए इसका एक्सेलरेशन ए ही होगा, तो दोनों के लिए इस पे फोर्स सेम लगेगा, F बराबर है में, तो यानी दोनों के लिए सेम न्यूटन्स लॉ वैलिड होंगे। इसका मतलब है क्या इनर्शियल फ्रेम में न्यू एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, नहीं। अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, इसलिए न्यूटन्स के सभी लॉ दोनों के दोनों फ्रेम में वैलिड होंगे। आगे और डिटेल में समझेंगे, परेशान ना हो, बट अभी हमने एक चीज़ सीखा। दूसरी चीज़ क्या सीखा, इन इनर्शियल फ्रेम यानी जड़त्वीय फ्रेम में, इन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम्स। इसका क्या मतलब है कि ए चेंज नहीं होगा चाहे कोई भी इनर्शियल फ्रेम हो, मतलब चाहे कोई मोशन में हो, चाहे कोई रेस्ट में हो, चाहे वो कितनी तेजी से भाग रहा हो, लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। इसका मतलब है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है और दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दोनों उस पार्टिकल के मोशन को सेम ऑब्जर्व करेंगे, यानी उसके एक्सेलरेशन को चेंज नहीं होता देखेंगे। इसका नाम न्यूटन्स के सभी लॉ उसमें वैलिड होंगे। इसलिए हम कहेंगे, अब हमने क्या सीख लिया कि इनर्शियल फ्रेम क्या है, रेस्ट में हो, ऑब्जर्वर देख रहा हो, या एक ऑब्जर्वर जो देख रहा है वो ऐसी जगह बैठा हो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही हो, दोनों ही फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे। इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी बदल सकती है, हम लोगों ने देखा था 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, इसलिए न्यूटन्स के सभी लॉ उसमें वैलिड होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो स्यूडो फोर्स का पार्ट है नॉन इनर्शियल फ्रेम। फिर वहाँ पे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, अगर कोई एक्सेलरेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट या तो घूमने लगे, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या तो एक्सेलरेटेड हो मोशन। दोनों ही कंडीशन में वहाँ पे फिर स्यूडो फोर्सेस हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, तो वो हम लोग थोड़ा आगे बाद में देखेंगे। बट हम लोग को अभी यहाँ समझ लेना है कि निर्देश फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसको कैसे आप अप्लाई करोगे। बात समझ में आ रही है? चलो बाय। हमें लगा होगा आपको ये सब चीज़ें बाकी अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ताकि मेरे और आपके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन बैठ जाए और हम लोग बेहतर से बेहतर वीडियो इस पर और अच्छे से अच्छे बना सकें। बाय, बेस्ट ऑफ लक।